जय हिंद भाइयों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है वही इन चीज़ों को जाने, वही व्यक्ति इन चीज़ों को पढ़े समझे। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमें भारत के संविधान को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, हमें भारत के भौगोलिक स्थिति को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ज़रूरी है। ये नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो है उन्हीं के लिए ये चीज़ जो है बनी हुई है। ठीक है, हमारा भी कर्तव्य है इस देश को जानने के लिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि अल्टरनेट करके ही जो है सब्जेक्ट को चलाया जाएगा। और जैसा कि सबसे पहले आपने संविधान को पढ़ा, फिर उसके बाद भूगोल, भारतीय भूगोल के एक टॉपिक को कंप्लीट किया, फिर जो है संविधान के दूसरे टॉपिक को, नागरिकता को कंप्लीट किया हमने। अब जो है हम भारतीय जो है भूगोल पे आएंगे और जो है हिमालय के बारे में चर्चा किया जाएगा। आज जो हिमालय हमारी रक्षा करता है, हमें जीवन प्रदान करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है टेक्निकल चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है पृथ्वी की उच्चावच स्थितियों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे ऊंची नीची स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, ऊंची नीची क्या हैं? स्थलाकृतियाँ हैं। तो इन्हीं स्थलाकृतियों को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, ऊंची नीची स्थलाकृतियों को उच्चावच कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पे ऊंचे नीचे स्थान है, ठीक है, कुछ स्थान क्या है, ऊंचा है, तो कुछ स्थान जो है क्या है, नीचे है। तो इन्हीं ऊंची नीची स्थलाकृतियों को उच्चावच कहते हैं। तो इसी उच्चावच के विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे की टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पृथ्वी की उच्चावच स्थिति क्या है। ठीक है, पृथ्वी की उच्चावच स्थिति। ठीक है, पृथ्वी की उच्चावच स्थिति, पृथ्वी की उच्चावच स्थिति। ठीक है, ये है हमारी आज की टॉपिक। ठीक है, तो पृथ्वी के उच्चावच स्थिति जो है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट इसके बनाए गए हैं। ये पार्ट कौन कौन से हैं, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के उच्चावच को प्राथमिक उच्चावच कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक उच्चावच। ठीक है, प्राथमिक उच्चावच, पहले प्रकार के उच्चावच को प्राथमिक उच्चावच और दूसरे प्रकार के उच्चावच को द्वितीयक उच्चावच। ठीक है, द्वितीयक उच्चावच। ठीक है, और तीसरे प्रकार के उच्चावच को तृतीयक उच्चावच, तीसरे प्रकार के उच्चावच को तृतीयक उच्चावच कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक प्रकार के उच्चावच और द्वितीयक प्रकार के उच्चावच और तृतीयक प्रकार के उच्चावच में किन किन चीज़ों को या कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में। तो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में जो है आपके महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। ठीक है, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में महाद्वीप और जो है महासागर। ठीक है, महाद्वीप और महासागर जो है
प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में आते हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि महाद्वीप और द्वीप, तो द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप। ठीक है, तो ऐसा स्थलखंड, ये क्या है? स्थलखंड है, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है? स्थलखंड है। तो ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से क्या हो? जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, या क्या है? जल से घिरा हुआ स्थलखंड है, या जल से जो है, यह स्थलखंड जो है, यह स्थलखंड क्या है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है, और महाद्वीप किसे कहेंगे? तो ऐसा सबसे बड़ा स्थलखंड, ऐसा सबसे बड़ा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाएगा? महाद्वीप। द्वीप छोटे होते हैं और महाद्वीप बड़े होते हैं। तो जैसे कि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में लगभग 54 से 55 देश आते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? सबसे बड़ा स्थलखंड है ना, तो यह क्या है? चारों तरफ से एशिया महाद्वीप जो है क्या है? जल से घिरा हुआ है। ऐसे ही इसीलिए इसे महाद्वीप की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से महाद्वीप सबसे बड़े हैं। ठीक है, किसके दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप सबसे बड़े हैं। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के बाद जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, चौथे नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, पांचवें नंबर पर आपका जो है यूरोप महाद्वीप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए चलिए महासागर के विषय में जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर स्थित वह जलीय भाग, ठीक है, वह जलीय भाग जो सबसे बड़ा है, वह क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक उच्चावच में कौन कौन से महासागर जो है आते हैं। ठीक है, प्राथमिक उच्चावच में कौन कौन से महासागर जो है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। इसके बाद प्रशांत है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी महासागर, उत्तरी ध्रुवी महासागर। ठीक है, और इसके बाद दक्षिणी ध्रुवी महासागर, दक्षिणी ध्रुवी महासागर। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी महासागर
ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर कहाँ है, तो यह पृथ्वी का उत्तरी भाग है। यहाँ ये बर्फ से क्या है, ढका हुआ भाग है, इसी को बोला गया है उत्तरी ध्रुवी। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी महासागर, महासागर। और इसी को बोला गया है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवी महासागर, दक्षिणी ध्रुवी। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवी महासागर, दक्षिणी ध्रुवी महासागर। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवी महासागर। और इसी को क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, दक्षिणी ध्रुवी महासागर को अंटार्कटिका महासागर। तो ये आपके प्राथमिक उच्चावच हैं, महाद्वीप और महासागर। अब हम लोग आते हैं द्वितीयक उच्चावच में। ठीक है, किसमें आएंगे, द्वितीयक उच्चावच में। ठीक है, तो द्वितीयक उच्चावच में, द्वितीयक उच्चावच में जो है क्या क्या आता है, तो द्वितीयक उच्चावच में यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो है पर्वत। ठीक है, पर्वत। इसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद पठार। ठीक है, इसके बाद मैदान। ठीक है, इसके बाद झील। इसके बाद क्या आएगा, भ्रंश और दरार, भ्रंश या दरार। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, झील, भ्रंश और भ्रंश या दरार। ठीक है, भ्रंश या दरार, ये द्वितीयक प्रकार के उच्चावच हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग जान लेते हैं पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, झील जानते ही हैं आप, और भ्रंश और दरार क्या होती है। ठीक है, तो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के तल से जो सबसे ऊंचा भाग होता है ना, ठीक है, पृथ्वी के तल से सबसे ऊंचा भाग लगभग जो है, किसी किताब में 1200 मीटर, किसी किताब में 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक जो पृथ्वी से ऊंचा भाग होता है, मतलब पृथ्वी के तल से 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचा जो भाग होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पर्वत कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत से छोटी क्या होती हैं, पहाड़ियाँ, जो 800 मीटर की ऊंचाई से ऊपर और 12 या 1500 मीटर की ऊंचाई से कम, मतलब 800 और 1500 मीटर की ऊंचाई के मध्य जो स्थलखंड होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाती है, पहाड़ी। क्या कहलाती है, पहाड़ी। ठीक है, 800 मीटर की ऊंचाई से जो स्थलखंड जो है क्या होता है, कम होता है। 800 मीटर की ऊंचाई से जो स्थलखंड कम होता है, वह क्या होता है, वह होता है पठार। ठीक है, वह क्या होता है, पठार। यह 800 मीटर से कम, 800 मीटर से कम, यह 800 मीटर से अधिक। ठीक है, और यह 1200 या 1500 क्या है, मीटर से ठीक है, ठीक है, मीटर से अधिक। ठीक है, पर्वत जो है, पर्वत क्या है, सबसे ऊंचा भाग है, उसके बाद पहाड़ी है, उसके बाद पठार है, और यह समतल मैदानीय भाग जो दिख रहा है, ठीक है, यह क्या है, मैदान है, मैदान है। ठीक है, यह क्या है,
मैदान है। ठीक है, तो पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गई, पठार हो गया, मैदान हो गया। और इन्हीं पठारी, पर्वतीय, पहाड़ी और मैदानी भाग में क्या स्थित होते हैं? झील, जो पानी से भरे हुए होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे तालाब होता है, पोखरा होता है ना, तो तालाब पोखरा होता है, ताल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो तालाब से बड़ा जो है ताल होता है। ठीक है, और ताल से बड़ी जो है झील होती है। ठीक है, और भ्रंश और दरार क्या होते हैं? तो जैसे पृथ्वी है ये हमारी, ठीक है, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का एक स्थलखंड है और यह भी पृथ्वी का एक स्थलखंड है। ठीक है, तो पृथ्वी का स्थलखंड जो है मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, या तो इधर मूवमेंट करेगा, या तो दोनों प्लेट जो है इधर मूवमेंट करेंगे, या तो एक इधर करेगा और एक इधर करेगा। ठीक है, या तो एक इधर करेगा और एक इधर करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? या ऐसे भी मूवमेंट होता है, एक प्लेट इधर जा रही है उत्तर की तरफ, एक आ रही है दक्षिण की तरफ, या एक प्लेट इधर आ रही है तो ये भी प्लेट इधर आ रही है। तो प्लेटें जो है एक दूसरे से क्या विपरीत दिशाओं में क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं, या एक दूसरे की दिशा में, मतलब सामने की दिशा में क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उसी दरार को दरार या भ्रंश कहते हैं। ठीक है, या तो प्लेट धंस जाएगी, ठीक है, या तो प्लेट धंस जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और पृथ्वी क्या हो, धंस जाए यहाँ पे, तो मैं जब नीचे चला जाऊँगा तो ऊपर देखूँगा तो क्या है, पहाड़ी की तरह आकार हमें दिखाई देगी। तो वही बात है। ठीक है, भ्रंश या दरार, पृथ्वी का धंस जाना, एक बड़े भाग का धंस जाना और दो स्थलखंड के बीच गायब हो जाना, वही भ्रंश या दरार कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीयक प्रकार के उच्चावच अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं तृतीयक प्रकार के उच्चावच में। किसमें आते हैं? तो तृतीयक प्रकार के उच्चावच में। ठीक है, तो तृतीयक प्रकार के उच्चावच जो है कैसे निर्मित होते हैं? तो देखिए, नदी या जल द्वारा, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, किसके द्वारा? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, नदी द्वारा भी या जल द्वारा भी निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, नदी या जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदी या जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो है हिमानी द्वारा। ठीक है, बर्फ या हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, हिमानी द्वारा, ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसके बाद जो है हवा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, बर्फ द्वारा या हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, हवा या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, अपक्षय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, या अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जगह नहीं है। सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ये स्थलाकृतियाँ बनती कैसी हैं? ठीक है, तो इन्हें ही एक शब्द में बोला गया है, वाह्य बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तृतीयक उच्चावच जो तैयार होते हैं, या तृतीयक प्रकार के उच्चावच का जो निर्माण होता है वह वाह्य बल द्वारा। वाह्य बल हमारा क्या हो गया? तो वाह्य बल हमारा जल हो गया, नदी हो गई, ठीक है, बर्फ हो गया, ठीक है, बर्फ हो गया, हवा हो गया, सागरीय तरंगे हो गई, ठीक है, सागरी तरंगे, ठीक है, सागरी तरंगे हो गई, अपक्षय और अपर्दन हो गया। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन हो गया।
तो ये क्या है, वाह्य बल, मतलब बाहर से ये शक्ति कार्य कर रहे हैं और नए नए स्थलाकृतियों को बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इनके द्वारा कैसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जल या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, नदी जब अपने साथ चलती है तो बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अपने साथ बहा के लेके जाती है और अपने मुहाने पे क्या करती है, उसका जमाव करती है। ठीक है, उसका अपक्षय और अपर्दन करती है। अपक्षय, नदियाँ क्या करती हैं, मिट्टी का अपक्षय भी करती हैं, एक जगह से दूसरे जाके मतलब अपक्षय भी करती हैं, और अपर्दन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसे क्या करती हैं, जमा भी करती हैं। तो कहने का मतलब है कि नदियों द्वारा इस तरह क्या है, नई नई स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। आप देखते हैं कि नदी जिस रास्ते से बहती है तो वह सर्पीलाकार रास्ता हो जाता है, उसको काटते हुए, ठीक है, मिट्टी को बहाते हुए लेके जाती हैं। तो वहाँ पे भी नई नई स्थलाकृतियाँ क्या है, अपने किनारों पे भी जो है नदियाँ बनाती रहती हैं। सागरी तरंगों द्वारा स्थलाकृतियाँ, तो जैसे कोई भाग है, ठीक है, जैसे ये भारत का आप तटीय भाग देख रहे हैं जो आपको पढ़ाया गया था, तो आप देख रहे हैं ना, ये टेढ़ी मेढ़ी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी जो है यहाँ पे स्थलाकृति बनी हुई है। क्या, क्यों बनी हुई है, तो यहाँ पे जो है सागरी तरंगों के द्वारा जो है क्या कर दिया गया है, सागरीय तरंगों के द्वारा